हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेवन्थ क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें आज पढ़ेंगे हम फर्स्ट चैप्टर सेवन्थ क्लास का मैथ्स का, जिसका नाम है हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। देखो, अभी तक हमने सिक्स क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी नंबर्स के बारे में। मैं पैटर्न्स को भूल अलग कर रहा हूँ, पर नंबर्स के बारे में आपने अभी तक छोटी छोटी डिजिट्स पढ़ी हैं, जैसे कि 100 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। उससे ज़्यादा ऊपर वाली डिजिट्स नहीं पढ़ी हैं। तो इस चैप्टर में हम और बड़ी बड़ी डिजिट्स देखेंगे, जैसे कि करोड़ क्या होता है, लाख क्या होता है, लाख को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह लिखा जाता है, और भी चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे। और हम इसमें अमेरिकी जो गिनती होती है उसको भी थोड़ा बहुत टच टच उस पर भी करेंगे कि उसमें क्या बोला जाता है, जैसे कि 1 लाख को अमेरिकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, या फिर 100 करोड़ को या फिर 1 करोड़ को क्या बोला जाता है। तो ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे। इसके अलावा बाकी हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर और देखते हैं हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। 1 लाख किसमें? कर्नाटका के चिंतामणि नामक नगर में ईश्वरप्पा नाम का एक कृषक रहता था। किस नाम का? ईश्वरप्पा नाम का एक किसान रहता था, ऑफकोर्स फार्मर। तो वह खेत में चावल उगाने के लिए बीज खरीदने नियमित रूप से बाजार जाता था। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान उसने रमन्ना और लक्ष्मणा को बातचीत करते हुए सुना। रमन्ना कहता है, पहले हमारे देश में चावल लगभग 1 लाख किस्म की थी। मतलब कितने? 1 लाख किस्म के क्या थे? चावल थे। 1 लाख किस तरह लिखते हैं? 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5, ये। और इस तरह कॉमा से क्या होता है? रिप्रेजेंट करा जाता है। और कॉमा से क्यों करते हैं वो हम आगे जाके और इस बारे में पढ़ेंगे। पर 1 लाख क्या होता है? 1 लाख ये होता है। तो 1 लाख तरह के कृषक भिन्न भिन्न किस्मों के बीज का संरक्षण करते थे और चावल उगाने के लिए उनका उपयोग करते थे। अब हमारे पास कुछ ही किस्में बची हुई है। कृषकों को भी बीज खरीदने के लिए बाजार आना जाना पड़ता है। अब ये बात हुई, ठीक है। लाखों तरह के पहले क्या होते थे इंडिया में? चावल होते थे, पर आजकल बहुत लिमिटेड हो गए। लक्ष्मणा कहता है, मेरे घर के पास एक बीज बैंक है। बीज बैंक क्या है? सीड बैंक, जहां से सीड्स मिलते हैं, ठीक है, जिसे बीज मिलते हैं। अब तक उन्होंने विभिन्न स्थानों में चावल की लगभग 100 देसी किस्में के बीज एकत्रित किए। मतलब कितने बीज एकत्रित किए? 100। आप वहां से भी बीज खरीद सकते हो। आपने शायद पहले भी लाख शब्द सुना होगा। क्या आप जानते हो कि 1 लाख कितना बड़ा होता है? अब क्या आप जानते हो कि 1 लाख कितना बड़ा होता है? आइए ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं कि 1 लाख जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, किस तरह लिखा जाता है। ईश्वरप्पा ने इस घटना को अपनी पुत्री रोक्सी और पुत्र एस्तु के साथ साझा किया, ठीक है, अपने दोनों बच्चों को बताया। एस्तु को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस देश में चावल लगभग 1 लाख किस्में थी। मतलब कितनी किस्में थी? 1 लाख किस्में थी। उसे आश्चर्य हुआ कि 1 लाख, अब तक मैंने केवल 3 किस्में ही चखी है। उसने क्या बोला? अभी तक मैंने कितनी किस्में चखी? सिर्फ 3। मतलब 3 तरह के चावल ही खाए हैं। होते कितने तरह के हैं? 100 तरह के। और पहले कितने होते थे? 1 लाख तरह के चावल होते थे, ठीक है। तो ये बात चल रही थी। यदि हम प्रत्येक दिन नई किस्म के चावल चखें तो प्रत्येक करे सभी किस्मों के स्वाद लेने के जीवन काल 100 वर्ष निकल जाएंगे। मतलब अगर मुझे सारे के सारे 1 लाख किस्मों के चावल चखने को मिले तो भी मेरा जीवन वर्ष 100 वर्ष निकल जाएगा, अगर मैं एक एक चावल भी खाऊं। तो देखो अब क्या होता है। परंतु 1 लाख होता कितना है? पैटर्न से निश्चित करते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। क्या होती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या? क्या होती है? 1000। अगर 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। ये क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ये 10,000। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10,000। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9,999। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? सॉरी, 5 अंकों की 99,999। मतलब 99,999 क्या है? 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे और 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 लाख। ठीक है, जिसमें कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 1 लाख को पढ़ा जाता है 9,999, 99,995,
99,996, इसके बाद क्या आएगा? 99,997, 99,998, 99,999, फिर क्या आएगा? 1 लाख आएगा। और 1 लाख को किस तरह लिखते हैं? इस गैप में लिखते हैं। जैसे कि देखो, नंबर को अगर अपन को इजीली रिप्रेजेंट करना है तो अपन क्या लगाते हैं? कॉमा लगा के उन वैल्यूज या नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि हमें क्या समझा रहे हैं। रेक्सी और एस्तु ने पाया कि यदि वे प्रतिदिन एक किस्म के चावल खाते हैं तो भी जीवन भर 1 लाख किस्म के चावल खाने के निकट भी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब अगर वो एक दिन रोज अलग अलग तरह की किस्में खाते हैं तो क्या होता है? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, अगर अपन लीप ईयर्स को हटा दें तो 100 वर्ष में कितने दिन होंगे? 100 वर्ष में होंगे इतने दिन होंगे, कितने? 36,500 दिन होंगे। ठीक है, तो मतलब अपन 1 लाख के पास भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि 1 लाख चावल तो बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होगा यदि हम 3 किस्मों के चावल प्रतिदिन खाएं? अगर 3 किस्मों के, तो 3 किस्मों के जैसे कि देखो, अगर 3 किस्मों के चावल मतलब एक दिन में कितने प्रकार के चावल खा रहे हैं? 3 प्रकार के। तो अपन 100 वर्ष में कितने कितने चावल खा सकते हैं? कितने प्रकार के? ठीक है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर मैं 365 दिन 3 तरह के चावल खाऊं, ठीक है, तो एक साल में मैं कितने चावल खा सकता हूँ? 1,095 तरह के चावल मैं एक साल में खा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 100 साल में कितने चावल खा सकता हूँ? 100 साल में मैं खा सकता हूँ 1,95,000 तरह के क्या चावल खा सकता हूँ सिर्फ 100 साल में। मतलब अगर मैं रोज 3 चावल खाऊं, 3 तरह के चावल खाऊं, तो लगभग उसके पार पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं? ये क्या हुआ? ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स हुआ कि हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इससे ये पता लगा कि 1 लाख कितना बड़ा होता है। मतलब अगर मुझे किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, मान लो मुझे किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, 1 लाख रुपए मुझे किसी को देने हैं, तो मैं 100 रुपए के कितने नोट दूंगा? है ना? या फिर मैं 1,000 रुपए के कितने नोट दूंगा? ठीक है, या फिर मैं ठीक है ना? तो मैं 100 रुपए के कितने नोट दूंगा और 1,000 रुपए के कितने नोट दूंगा, तो इससे आपको और समझ में आएगा। अगर मुझे कभी भी 1 लाख रुपए किसी को देने हैं तो मैं 100 रुपए के कितने नोट दूंगा? 100 रुपए के मैं 1,000 नोट दूंगा। मतलब मेरे पास 1,000 नोट होंगे 100 100 रुपए के। ठीक है, और अगर मुझे 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए करने हो तो मैं उसे 100 नोट दूंगा। समझ रहे हो? मतलब जब मैं उसे एक एक हजार रुपए के 100 नोट दे दूंगा तो उसके पास 1 लाख रुपए हो जाएंगे। या फिर अगर मुझे मैं उसके पास 100 रुपए वाले नोट के कितने कितने दे दूंगा? 1,000 नोट दे दूंगा। मतलब मैं 1,000 नोट दे दूं उसको, कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। मतलब मेरे पास 100 रुपए के 1,000 नोट हो। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए इतना बड़ा होता है, या फिर 1 लाख इतना बड़ा नंबर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या 75,000 थी। 75,000 1 लाख से कितना कम है? देखो, अब 1 लाख जो है, 1 लाख से 75,000 कितना कम है? 1 लाख से 75,000 अगर मैं माइनस करूं तो वो होता है 25,000। मतलब अगर मैं 25,000 लोग और मिला दूं तो कितना बन जाएगा? 1 लाख लोग बन जाएंगे, या फिर 1 लाख लोग हो जाएंगे। चिंतामणि नगर अनुमानित संख्या 1,06,000 है। 1,06,000 और 3 जीरो है ना, 1,000, 1,06,000। तो कितने अधिक है? मतलब कितने ज्यादा है? तो कितने ज्यादा अधिक है? 6,000 रुपए। मतलब 6,000 व्यक्ति ज्यादा अधिक है। मतलब इस गांव में कितने लोग अधिक है? 6,000 लोग अधिक है, अगर मैं 1 लाख के कंपैरिजन में करूँ तो। ठीक है, इस तरह क्या कर सकते हैं? 1 लाख कितना बड़ा है वो हम समझ सकते हैं। बड़ी संख्याओं की अनुभूति। हो सकता है कि आपको इस तरह रोचक तथ्य पता चले। अब जैसे कि गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? प्रतिमा की एकता, एकता की प्रतिमा ने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ओ सॉरी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कितने मीटर बड़ा है? 180 मीटर बड़ा है। मतलब 180 मीटर क्या है? लंबा है। कहा जाता है कि कर्नाटक का कुंचिकल जलप्रपात प्रपात मतलब वाटरफॉल कितना बड़ा है? 450 मीटर बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है? 450 मीटर। मतलब वो समुद्र से
450 मीटर क्या है, ऊंचा है ये वाटरफॉल। और समुद्र से 180 मीटर ऊपर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। जब भी हम किसी अर्थ से अर्थ से जब भी हम किसी भी चीज की डिस्टेंस नापते हैं, तो हम समुद्र का जो तल होता है उससे क्या करते हैं, उससे नापते हैं। मतलब समुद्र के तल से क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं। यह अनुमान लगाना पाना सदैव सरल नहीं होता कि माप कितने बड़े हैं, परंतु जब हम उनकी तुलना पहले से परिचित किसी वस्तु के साथ करते हैं, मतलब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। मान लो एक लड़का है जिसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, और एक लड़का है जिसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर। तो हम जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा जो 160 वाला है वो छोटा है और 170 वाला क्या है, बड़ा है। तो जब भी हम बड़े से छोटे वैल्यू या छोटे से बड़ी चीजों का कंपैरिजन करते हैं, तो हमें दोनों वैल्यू के बारे में और चीजें पता लगती है, तब उन्हें आकार की बेहतर समझ हो पाएगी। दाई और दिए गए चित्र में देखिए, सोमू 1 मीटर लंबा है। सोमू कितना है, 1 मीटर लंबा। यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना है, तो भवन की अनुमानित ऊंचाई क्या है। मतलब देखो, सोनू कितने मीटर का है, 1 मीटर का है, ठीक है। सोनू 1 मीटर का, तो उन्होंने बोला है कि दाई और दिए गए चित्र सोमू 1 मीटर का, यदि प्रत्येक तल की उसकी ऊंचाई का 4 गुना है, मतलब प्रत्येक तल यानी हर एक फ्लोर कितना गुना है, उसकी ऊंचाई का 4 गुना, यानी 1 × 4, यानी हर एक तल कितने मीटर का है, 4 मीटर का। तो हर एक तल क्या होगा, ये भी 4 मीटर का है, ये भी 4, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फ्लोर है, और सारी क्या है, 4 4 मीटर वाली। तो मतलब टोटल बिल्डिंग कितने मीटर की हो गई, 44 मीटर की हो गई। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा या भवन। तो कौन ऊंचा है, एकता की प्रतिमा ऊंची है। कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एकता की प्रतिमा कितनी ऊंची है, 180 मीटर, माइनस 44 मीटर क्या है, बिल्डिंग है, तो कितना ऊंचा हो जाएगा। मतलब 136 मीटर क्या है, उनमें डिफरेंस है। मतलब जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो 136 मीटर बड़ी है, किससे, उस बिल्डिंग से। हम देख सकते हैं कि एकता की प्रतिमा की ऊंचाई सोनू के भवन की ऊंचाई की लगभग 4 गुनी है, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात सोनू के भवन की तुलना में कितना ऊंचा है, मतलब तो जो रेन वाटर वाटरफॉल है वो कितना है, 450 मीटर ऊंचा है, ठीक है। उसमें से मैं अगर 44 घटा दूं, तो हो जाएगा 406 मीटर। मतलब 406 मीटर ऊंचा कौन है, ये है, ठीक है। मतलब देखो कि अगर ये सरफेस है, तो ये है 406 मीटर, सॉरी, ये है 450 मीटर, और ये इतनी सी बिल्डिंग है, क्या है, सिर्फ 44 मीटर। तो इस तरह क्या पता लगता है हमें, डिफरेंस पता लगता है दो चीजों के बारे में कंपेयर करके। अब आगे देखते हैं, आगे क्या सीखने को मिल रहा है। क्या 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है, अब देखते हैं हम। ईश्वरप्पा ने रोक्सी और एस्तु से पूछा, 1 लाख छोटा है या बड़ा। रोक्सी मानती है कि 1 लाख बड़ी संख्या है, क्या है, बड़ी वैल्यू है। हमारे पास चावल की 1 लाख किस्में थी, यह बहुत अधिक है। 1 लाख दिन जीने का अर्थ है 272 वर्ष तक जीना। मतलब 1 लाख वर्ष, 1 लाख दिन अगर अपन जी लिए तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 272, 274 वर्ष। यह वास्तव में बड़ा एक लंबा समय है। यदि 1 लाख व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो वो 38 किलोमीटर तक जा सकते हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर कंधा लगा लगा के चले, तो कितने मीटर तक चले जाएंगे, 38 किलोमीटर तक जा सकते हैं। कितने लोग व्यक्ति, 1 लाख व्यक्ति। परंतु एस्तु सोचता है कि ये कितना बड़ा है, मतलब वो कितना बड़ा है। क्या आप जानते हो कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से अधिक व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है। मतलब हमें पता ही होगा, सब लोग क्रिकेट देखते हैं, तो हमें पता है कि जो अहमदाबाद स्टेडियम है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इतने छोटे क्षेत्र में 1 लाख व्यक्ति आ जाते हैं, क्योंकि एज अ कंपैरिजन ऑफ गुजरात, जो स्टेडियम है वो क्या है, बहुत छोटा है। अधिकांश मनुष्यों के सिर पे 80,000 से लेके 1,20,000 बाल होते हैं। कल्पना कीजिए इतने छोटे से स्थान पे 1 लाख बाल कैसे जमा समा सकते हैं। मतलब देखो, सिर्फ इतना सारे, इसमें कितने होते हैं, लगभग 1 लाख बाल होते हैं। तो इससे छोटे शरीर में इतने बड़े बाल, इतने ज्यादा बाल कैसे आ सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि जो वैल्यू है या फिर जो चीज है वो क्वांटिटी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है।
मैंने सुना है कि हाँ, मछलियां की कुछ ऐसी प्रजाति है जहां मादा मछली एक बार में आराम से 1 लाख अंडे दे देती है। एक मादा मछली कितने दे देती है? 1 लाख अंडे। कुछ तो एक बार में 10 लाख तक अंडे दे सकती है। कितने? 10 लाख तक। 10 लाख कितना होता है? मान लो 1 लाख यानी ये हो गया। 2 लाख यानी क्या होगा जब 2 लग जाएगा? वैसे ही 10 लाख यानी क्या होगा? 10, फिर ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, 10 और लाख यानी 5 जीरो। ठीक है, तो ये क्या होगा? 10 लाख होगा। तो क्या 1 लाख एक बड़ी संख्या है या छोटी है? ये हम बोलेंगे जब हम किसी चीज वैल्यू से उसे कंपेयर करेंगे। जैसे कि 100 और 1 लाख में बहुत डिफरेंस है, तो 1 लाख जो है वो 100 से बहुत बड़ी संख्या है। 1,000 से भी कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है। 70,000 से कंपेयर करेंगे तो भी बड़ी संख्या है। पर अगर मैं 99,000 से करेंगे तो लगभग समान है। ठीक है, वही मैं 1,06,000 करूँ तो वो 6,000 बड़ी। तो इस तरह क्या करेंगे? वैल्यू कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है वो सामने वाली वैल्यू के कंपैरिजन पे डिपेंड करता है। वरना तो उससे बड़ी वैल्यू भी होती है, जैसे कि लाख हो गया, करोड़ हो गया, ठीक है, अरब हो गया, ऐसे। संख्याओं को लिखना और पढ़ना। हम पहले से भारतीय संख्या मान प्रणाली में 5 अंकों की संख्या में अल्प विराम का उपयोग करते हैं, जैसे कि 45,830। कितने? 45,830। अगर मुझे 1,000 भी लिखना है तो मैं 1,000 कैसे लिखता हूं? इस तरह। अगर मुझे 2,335 लिखना है तो 2,335। तो मतलब जब मैं 1,000 का वैल्यू लिखता हूं तो मैं कितने कॉमा लगाता हूं? एक। क्योंकि ये जो 3 है, ये जीरो की जगह क्या होते हैं? वैल्यू रोटेट होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? 1,000 कहा जाता है। जैसे कि कॉमा, तो जैसे मैंने 45,000 लिखा तो ये क्या होता है? कॉमा होता है दो के बाद। अगर मैं 30,000 लिखता हूं तो 30,545, तो 545। इस तरह क्या करा जाता है? 1,000 वाली वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, हम अल्प विराम का उपयोग अंकों के बीच में करते हैं, जैसे 10,000 के स्थान पर और 1 लाख के स्थान के बीच में, जैसे कि आपने पहले देखा होगा। जैसे कि 1 लाख को कैसे लिखते हैं? ये इस तरह। इधर क्या किया जाता है? इधर यूज किया जाता है किसका? इन कॉमास का। क्या नाम? रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर लिखने के लिए। जैसे कि अब इन चीजों को पढ़ते किस तरह है? जैसे कि मैं सबसे पहले आप 1,000 से बताते हैं, तो सबसे छोटे से बताते हैं आपको, ठीक है। अगर मैं कोई 999 या तो 999 के अंदर कोई वैल्यू लिखता हूँ तो मैं नॉर्मली लिखता हूँ, जैसे कि 545, 380। तो ये तो इसी तरह पड़ी जाती, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही मैं 4 वैल्यू पे गिनता हूँ, 4 वैल्यू पे जाता हूँ, यानी 2,335, 353, चलो। तो 2,353 जब क्या लगने लगता है? 3 वैल्यू के बाद क्या लगने लगता है? कॉमा। 2,353। अगर दो और उसके बाद 3 वैल्यू तो 2,353, या फिर मान लो अगर मैं लिखूं 4,580। 580 तो लिख लिया और 4,000 है तो 4,580। ये हो गई 4 वैल्यू का। अगर अब सेकंड, जैसे कि 10 के बाद क्या था? 11। तो अगर मान लो मैं लिखूं 10,520, तो 10,520, तो 520 तो ये अलग, और 10,000। तो इस तरह क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अब मगर मैं लिखूं 90,545, तो 90,000, 1,000 यानी 3 वैल्यू हो गई, 545। ये क्या हो गई? ये पूरी वैल्यू हो गई। तो इस तरह क्या करते हैं? नंबरों को लिखते हैं। पर जब मैं लाख पे आता हूं, 1 लाख को मैं लिखता हूं इस तरह। वही मुझसे किसी ने 2 लाख बोला तो एक की जगह मैं 2 कर दूंगा, 3 बोल दिया तो 3 कर दूंगा, 4 बोल दिया तो 4 कर दूंगा। पर अगर मुझसे किसी ने बोला कि 1,12,000, तो 1 लाख, ठीक है, 12 लाख तो ठीक है, यानी 5 चीज आएंगी, 12,000, 12,000 यानी ये हो गया। ठीक है, अगर मुझसे कोई बोलता 1,12,545, तो मैं इस तरह लिखता। अगर मुझसे कोई बोलता 3 लाख, यानी 3,53,000, तो 53,345, 345। और अगर मुझे कोई बोलता कि 8 लाख 9,000, 8 लाख, अब 9,000, 9,000 के लिए यहाँ पे क्या आएगा? एक जीरो आएगा। और 9,000 क्यों? क्योंकि हम 99 तक तो काउंट करते ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो 8,09,545,
480। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखोगे, अगर सिंगल वैल्यू आ रही 12, 13, 18, 20, 89, 88, तो दो वैल्यू तो आएंगी। पर अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, जीरो लगाओगे। तो ये हो गया 8 लाख लिखना है यहाँ पे। अब सेम देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, 12, 78 और 830, यानी 12,78,830। 12,78,830। जैसे ये 15,75,000, बस सिर्फ जीरो है, 3 जीरो, तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर मैं इसको गिनूं, 70,000, सॉरी 70,53,138, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह नंबरों को लिख सकते हैं, या फिर बड़े बड़े नंबरों को इस तरह हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट देखूं, ये लिखा है, निम्नलिखित से प्रत्येक के भारतीय स्थानीय मान प्रणाली की संख्या कीजिए। मतलब संख्या में लिखना है, जैसे कि 10,02,35, तो 10 लाख यानी 5 वैल्यू आएगी इसके पास, 10,02,35, 235 यानी ये दोनों तो जीरो, 235 यहां आएगा। ठीक है, ये आ गया 50,05,050। अब देखो 50 लाख यानी 50 लाख तो हो गया, फिर क्या है 5,000, 5 बोला है। ठीक है, तो 5 के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ 5 लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा, फिर 5,050, तो एक जीरो और फिर 50, क्योंकि मैं इसको 50, फिर अगर 100 के ऊपर आता है 130, 140, तो ये वाली वैल्यू आती है, वरना जीरो आता है। 4,07,700, तो 4,07,000 यानी 7,000 यानी 7,700, 704, तो ये हो गया 704। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, वैल्यू लिख सकते हैं। दहाइयों की भूमिका। अब दहाइयों की भूमिका क्या होती है हम वो पढ़ेंगे। मतलब हम टेंस कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि वंस, टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड, उस तरह। अब एक क्वेश्चन है, हसमुख हजार, एक नाम है, ये कैलकुलेटर है जिसका नाम क्या है, हसमुख हजार। निम्नलिखित को दिखाने के लिए इसे कितने बार दबाना चाहिए। अगर मुझे 3,000 चाहिए तो मैं कितने बार दबाऊंगा, 3 बार। अगर मैं इसको 3 बार दबा दूं तो कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, तो कितना हो जाएगा, 3,000। वैसे ही अगर मुझे 10,000 करना हो तो मैं कितने बार प्रेस करूंगा, 10 बार। 53 करना हो तो 53,000, 90 बार करना हो तो 90,000, 1 लाख करना हो तो 100 बार प्रेस करूंगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसने पूछा 153 बार में कितनी वैल्यू आएगी, तो 153 बार में आएगी ये 1,53,000 वैल्यू आएगी। अगर मैं कितने बार प्रेस करूंगा, 153 बार प्रेस करूंगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि दबंग दहाई यानी +10, सिर्फ इसके पास क्या है, 10, यानी मैं सिर्फ +10 दबा सकता हूं। तो अगर मुझे 500 चाहिए तो मैं कितने बार दबाना पड़ेगा, मुझे 50 बार। 780 चाहिए तो मुझे, अब देखो बड़ा बढ़िया है ये, 780। तो सबसे पहले मैं 700 के लिए कितने बार दबाऊंगा, 70 बार दबाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 70 × 10 यानी 700, यानी 70 बार दबा दूंगा। अब 80 के लिए मैं क्या दबाऊंगा, इसको 10 को दबाऊंगा 8 बार, तो हो जाएगा 80। ठीक है, तो मैं कितने बार दबाऊंगा, 70 + 8 यानी 78 बार इसको दबाऊंगा। इसको कितने बार दबाऊंगा, 100 बार दबाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब एक और है समझदार सैकड़ा। 100 के बताया, इसमें 100 को कितने बार दबाना है, तो वो ये आपको करना है। अब है एक चतुरचित्त। चतुरचित्त के पास एक भी है, 10 भी है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है। अब उसने बोला है कि अगर मुझे 5,072 लाना है तो मैं कौन सी चीज को कितने बार दबाऊंगा। तो अगर मुझे 5,072 लाना है तो मैं 50 बार क्या दबाऊंगा, 100 को दबाऊंगा। तो 50 बार अगर मैं 100 को दबाऊं तो क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। फिर मैं 7 बार किसको दबाऊंगा, 10 को, तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 2 बार दबाऊंगा 1 को, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 5,700, सॉरी 5,072। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नीचे दी गई संख्या के लिए संख्या को प्राप्त करने के से कम दो भिन्न विधियों बटन दबाकर व्यंजन लिखिए चित्त की तरह। अब क्या करना है, अपन को जो चित्त का सॉल्यूशन दिया इसकी तरह क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर मैं ले लूं 8,300, तो मैं 1000 की बटन कितने बार दबाऊंगा, 8 बार दबाऊंगा। ठीक है,
फिर मैं 100 की बटन कितने बार दबाऊंगा, 3 बार दबाऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। वैसे ही अगर मुझे 6666 चाहिए, ठीक है, सॉरी, 66,000, कॉमा लगा लेंगे तो 66,666, तो मैं सबसे पहले दबाऊंगा 10,000 को 6 बार। तो कितना हो जाएगा, 10,000 को अगर मैंने, देखो, 10,000 को अगर मैंने 6 बार दबाया तो हो जाएगा 60,000। ठीक है, अब मुझे इस पे चाहिए, तो मैं दबाऊंगा 1000 को भी 6 बार। 1000 को अगर मैं 6 बार दबाऊंगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 6,000। ठीक है, अब मैं दबाऊंगा 100 को 6 बार, तो क्या आ जाएगा, 600। ठीक है, मैं दबाऊंगा 10 को 6 बार, तो 60, और 1 को 6 बार, तो ये, ठीक है, तो कितना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, 6, 6, 6। तो मैं इसको दबाऊंगा 6 बार, इसको दबाऊंगा 6 बार, इसको दबाऊंगा 6 बार, और एक को भी क्या दबाऊंगा, 6 बार दबाऊंगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं अपन, चित्त वाले से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये कुछ क्वेश्चन है, ये देखे रखे हैं। हम कम से कम बटन दबाकर संख्या को कैसे प्राप्त करें, मतलब आप कम से कम बटन कैसे दबा सकते हैं, ठीक है, वो भी एक सॉल्यूशन है कि आप कम से कम चीजों में कैसे आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। उसी से क्या होगा, आप मैथ्स को अच्छा समझेंगे। अगर आप छोटी छोटी छोटे छोटे स्टेप से ही अगर आंसर्स निकाल सके, तो वही क्या होता है, एक अच्छा मैथमेटिशियन होता है। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको कम से कम बटने दबाकर क्या करना है, अपना सॉल्यूशन फाइंड करना है, करोड़ और करोड़ों का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अमेरिकी पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो यूज होती है, और भारतीय पद्धति में क्या डिफरेंस है। नीचे दी गई तालिका में अंकों के नामकरण एवं अल्प विराम लगाने की भारतीय और अमेरिकी दोनों पद्धतियों के अनुसार कुछ संख्याएं दिखाई गई है। ठीक है, कुछ संख्या दिखाई गई है जिसमें दोनों है। तो अब देखते हैं क्या है। मैं भारतीय पद्धति में 1000 को इस तरह लिखता हूँ, तो अमेरिकी पद्धति में भी इस तरह लिखा जाता है। 10,000 को मैं इस तरह लिखता हूँ, 10,000 को इस तरह लिखा जाता है। मैं 1 लाख को ये लिखता हूँ, ठीक है, पर यहाँ पे अमेरिकी में या फिर इंटरनेशनल में 1 लाख नहीं बोला जाता, उसको कहा जाता है 100,000। क्या कहा जाता है, 100,000। क्या कहा जाता है, 100,000। ठीक है, अब सेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 लाख, और 10 लाख को क्या कहा जाता है, 1 मिलियन। 1 मिलियन किसको कहते हैं, 10 लाख को। मतलब अगर किसी के 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो उसके कितने, 10 लाख फॉलोवर्स हैं इंडियन पद्धति में। हम कहते हैं 1 करोड़, तो वो कहते हैं 10 मिलियन। हम कहते हैं 10 करोड़, तो वो कहते हैं 100 मिलियन। ठीक है, मतलब आपके पास जब 10 करोड़ आ जाएंगे, तब आपके पास क्या होंगे, 100 मिलियन हो गए। और जब मैं कहता हूं 1 अरब या फिर 100 करोड़, तो 100 करोड़ क्या होता है, 1 बिलियन। कभी सुना होगा किस, ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, ये बिलियन, उसको कहते हैं मिलियन, इसको कहते हैं 10 मिलियन, इसको कहते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन यानी 10 लाख, 10 मिलियन यानी 1 करोड़, 10 करोड़ यानी 100 मिलियन। तो इस तरह क्या है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब इन दोनों में एक कॉमन चीज हमने देखी, हमारी जो इंडियन पद्धति है या फिर इंडियन जो लिखने का तरीका है, हम लगाते हैं कॉमा इस फॉर्म में, दो, दो और तीन। कैसे, देखो, ये 3 लगाया, फिर दो, 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 फिर ये दो, फिर ये दो, ये दो और ये 3, मतलब हम लास्ट पे 3 और बाकी में 2 लगाते हैं। पर इधर क्या होता है, इधर ये लोग फॉलो करते हैं 3 3 का पैटर्न। इधर भी 3 वैल्यू होगी तब कॉमा लगेगा, इधर 3 वैल्यू होगी तब कॉमा लगेगा, इधर 3 वैल्यू होगी तभी कॉमा लगेगा, है ना। उसके पहले कॉमा नहीं लगता है। तो ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। ध्यान दीजिए कि भारतीय पद्धति में अंक समूहबद्ध करने के लिए 3 2 2 पैटर्न का यूज किया जाता है, और अमेरिकी में 3 3 3 का प्रयोग किया जाता है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान और म्यांमार में भी संख्याओं के नामकरण की भारतीय पद्धति को अपनाया जाता है। किसकी पद्धति को, भारतीय पद्धति को। लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य शब्द उससे हुई है, मतलब सारी चीजों की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से। तो लाख की उत्पत्ति भी संस्कृत के शब्द लक्ष्य से हुई है, और करोड़ की उत्पत्ति भी कोटि के नाम शब्द से हुई है। मतलब करोड़ कहां से उत्पन्न हुआ है, नाम, संस्कृत से, और लाख भी संस्कृत से। 1 लाख और 1 करोड़ में शून्य की संख्या को ध्यान से देखिए। देखो, 1 लाख में होते हैं 5 जीरो, और 1 करोड़ में होते हैं 7 जीरो।
7 जीरो, तो ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह क्या करना, आगे की वैल्यू भी आप देख सकते हैं। 1000 लाख में कितने शून्य है ये तो हम बता चुके। अब अगर संख्या, ये संख्या है, ठीक है, अगर इंडियन पद्धति में लिखना चाहो तो 3, फिर 2 कॉमा, फिर 2 कॉमा, फिर 2 कॉमा, ठीक है, तो ये हो गया। को अल्प विराम लगाकर सरलता में पढ़ा जा सकता है। अल्प विराम यानी ये, तो 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1,234। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब अगर अपन कॉमा लगाते तो अपन इजीली पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 9,876,501,234 डॉलर या रुपए। तो इस तरह का कर सकते हैं हम सॉल्व या पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, अब एक बड़ी तुलना कीजिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है और कौन बराबर है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 30,000, तो 30,000 यानी ये, यहाँ पे लिखा है 3 लाख, 3 लाख यानी, तो कौन बड़ा है, ऑफकोर्स 3 लाख बड़ा है। जैसे यहाँ पे 50 लाख और 5 मिलियन, ठीक है, तो कौन बड़ा है ये आपको देखना है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या करना है, आपको ऊपर से देख के सॉल्व करना है। सटीक और सन्निकट मान मतलब एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेशन। कभी कभी क्या होता है, हम चीजों के एग्जैक्ट नंबर नहीं जानते तो हम क्या लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन। मान लो आपने दूर खड़े हो आप, और आपने कुछ कितने लोगों को देखा, ठीक है, कुछ लोगों की भीड़ देखी, तो आप अपने अनुमान क्या लगाओ कि मैंने वहां पे 30 से 40 लोग देखे, या फिर 30 से 40 लोगों की भीड़ देखी, या फिर 50 से 60 या 70 से 80, जो आपका अप्रोक्सीमेशन होगा उसको क्या कहेंगे, सन्निकट, यानी आपका अप्रोक्सीमेशन कहते हैं उसको। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो आप ये कहेंगे, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। पुस्तक मेले में 1 लाख लोग आए, ओ इतने सारे लोग, यदि मैं नहीं गया होता तो पिछले सप्ताह पुस्तक में सिर्फ 99,999 लोग आए होते, ऐसा एक बालक कहता है। आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने ऐसा कोई समाचार या कथन पढ़ा या सुना है? बहुत बार यथार्थ संख्या की आवश्यकता नहीं होती, केवल सन्निकट यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना में चिंतामणि नगर में 76,068 लोग थे। इसके स्थान पर यह कहना कि जनसंख्या लगभग 75,000 है, यह अनुमान लगाने की पर्याप्त है कि संख्या कितनी बड़ी है। मतलब कितने बड़ी है ये बड़ी है 1,068 लोग के कंपैरिजन में बड़ी है। मतलब अगर मैं 75,000 कहूँ तो भी लगभग क्लोज है, ठीक है, पर अगर मैं 76,000 कहूँ तो लगभग एकदम अप्रोक्सीमेट क्लोज है, क्योंकि सिर्फ 68 लोग का इतना डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि इंडिया की जो आबादी है वो 140 करोड़ है, हमें ये नहीं पता कि 140 करोड़ में कितने और वैल्यूज हैं, पर लगभग 140 करोड़ है। तो ये क्या हुआ, एक अप्रोक्सीमेट या सन्निकट का एग्जाम्पल हुआ। बप्पी, अब हाँ, जनगणना क्या होती है, जब जैसे कि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, ये कैसे पता लगा, ये जनगणना के थ्रू पता लगा। क्या होता है, गवर्नमेंट एक मुहिम चलाती है जिससे क्या करती है, वो हर एक घर घर जाके जितने उस घर में व्यक्ति उनको क्या करती है, काउंट करती है। हर एक स्टेट में, हर एक शहर में ऐसा होता है। और फिर ये टोटल जो काउंट करा जाता है उस पे क्या, ये डाटा निकाला जाता है, जिससे पता लगता है कि हमारे क्या है, 100 करोड़ मतलब 140 करोड़ लोग हैं। अब जैसे कि बप्पी फोन करके यह पता लगाओ कि तूफान एक्सप्रेस का समय पर है या नहीं। पुलिस का नंबर है 100 या 112, आंख का ये एम्बुलेंस का, और रेलवे की पूछताछ का क्या है, 139। पर बप्पी क्या करता है, लगभग समान करने के लिए यानी अप्रोक्सीमेट करने के लिए क्या करता है, मैंने निश्चित रूप में सन्निकट संख्या को मिलाया। मेरे शिक्षक ने हमें बताया कि कार्य कुशल व्यक्ति सन्निकट संख्याओं के साथ कार्य करते हैं। मतलब कुछ काम अप्रोक्सीमेट वैल्यू से भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां एक संख्या को ऊपर की ओर सन्निकट करना उचित होता है, जबकि कहीं कहीं नीचे की ओर। जैसे कि अगर एक स्कूल में 700 बच्चे हैं, या फिर एक स्कूल में 732 बच्चे हैं, तो मैं 700 मिठाइयां नहीं लाऊंगा, मैं क्या लाऊंगा, 750 मिठाइयां लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे ज्यादा वैल्यू ही लूंगा। कम वैल्यू क्यों लाऊंगा, क्योंकि बच्चों को कम मिठाई मिलेगी, मतलब 32 बच्चे छूट जाएंगे। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, अप्रोक्सीमेट में कितनी वैल्यू मिठाई लाएगा वो, 750 मिठाई
लाएगा या फिर टीचर कोई 750 मिठाई मंगवाएगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां नीचे की ओर सन्निकट करना अच्छा होता है। जब सन्निकट संख्या वास्तविक संख्या से कम होती है तो उसे नीचे की ओर संकेत, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि एक वस्तु का मूल्य 470 है तो दुकानदार मूल्य 500 की जगह 450 के आसपास बता सकता है। कितना बता सकता है? 400 आसपास। जैसे कि ए, किसी भी प्रोडक्ट पे क्या लिखा रहता है? एमआरपी लिखा रहता है। एमआरपी अगर 10 रुपए है तो वो 11 रुपए नहीं बेच सकता। क्या बेचना पड़ेगा? वो 10 रुपए बेचना पड़ेगा या 10 से कम। एमआरपी का एक होता है मीनिंग, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उस प्राइस से ज्यादा कोई भी उस वैल्यू या उस सामान को नहीं बेच सकता, मतलब उस सामान को उससे ज्यादा वैल्यू नहीं है। तब आगे बढ़ते हैं। निकटतम पड़ोसी बड़ी संख्याओं के साथ निकटतम हजार, लाख, करोड़ जानने का उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए संख्या 6,72,00,000 85,183 की निकटतम संख्या आगे दी गई तालिका में लिखे। जैसे कि इसके निकटतम संख्या क्या हो सकती है? ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो ये क्या है? उनकी निकटतम संख्या है, जिसमें से ये थोड़ी ज्यादा है, ये ज्यादा, ये ज्यादा और ये भी ज्यादा है। तो ये क्या कर सकते हैं? निकटतम संख्या कुछ होती है। 5 निकटतम संख्या लिखनी है तो वो आप लिख सकते हैं, इजी टू सॉल्व है वो। नगरों की जनसंख्या, अब मैं बता चुका हूं कि जनसंख्या क्या होती है। जैसे कि 2011 में मुंबई की जनसंख्या क्या थी? 1,24,42,373। अब क्या हो गई? 2001 में क्या हो थी? 1,19,78,450। तो इस तरह क्या करते कि जनसंख्या बदलती जाती है, इसलिए क्या करा जाता है? जनसंख्या को गिना जाता है। फिर कितने लोग हैं उस एरिया में, वो क्या करते हैं? गिनते हैं। गुणनफलन के प्रतिरूप, मतलब पैटर्न्स इन प्रोडक्ट। रेक्सी और एस्तु गुणन का खेल खेल रहे हैं। संख्या को 10,000, 100 अथवा 10,000, 100 और 1000 आदि से गुणा करने के लिए उन्होंने एक रोचक तकनीक निकाली। गुणन की एक संख्या संक्षिप्त विधि है। रेक्सी 116 इंटू 5 को निम्न तरीके से हल कर सकती है। अब रेक्सी ने क्या करा? 116 इंटू 5 को इजी करने के लिए उसने 116 इंटू 10/2 कर दिया। तो क्या होगा? 2 से ये 116 कट जाएगा 58 बार में और ये हो जाएगा 580। इस तरह क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल देखोगे तो और समझ में आएगा। मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो 2 इंटू 1768 इंटू 50, तो मैं 50, ये बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है तो मैं इसको इस तरह भी क्या कर सकता हूँ? सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? इसको अगर मैं 100/2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि 100/2 क्या होता है? 50 होता है। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 176800 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं? हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो इजी टू सॉल्वेबल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है गुणनफलन कितना लंबा है। मतलब ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कितने लंबे, जैसे कि नीचे दिए गए प्रत्येक बक्से में गुणन के रोचक पैटर्न दिखाई देते हैं। आप अपन को पैटर्न देखने हैं, इसमें क्या पैटर्न, जैसे कि अगर मैं 11 इंटू 11 करूंगा तो आएगा 1 to 1। अगर मैं 1 1 1 इंटू 1 1 1 करूंगा तो आएगा 1 2 2 1। अगर मैं इसका करूंगा तो आएगा 1 2 2 2 1, है ना? वैसा जैसे कि 3 5 15 और 35 इंटू 33 करेंगे तो क्या आएगा? और 105 तो आ जाएगा 1155। तो ये आएगा 111555। ऐसे क्या देख सकते हैं? हर एक चीज में क्या मिलेंगे आपको? पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है? पैटर्न वाले मल्टीप्लिकेशन पे कुछ होते हैं जिससे पैटर्न निकलते हैं। तो ये ऑफ कोर्स एक फॉर्म ऑफ एक्टिविटी है। जैसे कि रेक्सी कहती है कि दो अंकों की दो संख्याओं का गुणन केवल 3 या 4 अंकों की संख्या ही हो सकती है। मतलब अगर मैं 20 इंटू 20 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं दो और दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वो 3 वैल्यू आ सकती है, यानी 3 वैल्यू आ सकती है, या फिर वो 4 वैल्यू आएगी। हो सकता है वो ए बी सी डी, कुछ ए बी सी डी की जगह कुछ भी 4 वैल्यू हो, 4 अंक हो। ठीक है, हो सकता है वो कुछ भी हो।
तो ये क्या होता है, ये जैसे कि मान लो अगर मैं 99 इंटू 99 करूं, तो 9 9 जा 81, और 9 9 जा 81 82, और यहाँ पे भी 828। ठीक है, तो 89188। ठीक है, तो 9188 इसका क्या मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब अगर दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब दोनों में दो दो अंक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तीन वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम अंक तीन होंगे या मैक्सिमम अंक चार होंगे। यहां जानने के लिए रेखसी का कथन सही है, हम दो दो संख्याओं का गुणनफलन करके देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं कथन को देखिए, क्या आप कोई पैटर्न देखते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक अंक वाली संख्या ने, मान लो एक ले लो, एक ले लो, तो क्या आ जाएगा, एक ही संख्या आएगी, यानी एक अंक ही आएगा, या दो अंक आएगा। जैसे कि 5 × 5 कितना होगा, एक या दो अंक आएगा, क्या आएगा, 25। ठीक है, अब दो अंक और एक अंक, मतलब दो अंक यानी मान लो मैंने 10 ले लिया और एक अंक मैंने 5 ले लिया, तो दो अंक आ सकते हैं या फिर तीन अंक आ सकते हैं। अगर मैंने दो अंक और दो अंक ले लिए तो तीन और चार अंक आ सकते हैं। अगर मैंने तीन और तीन अंक ले लिए तो पांच और छह अंक आ सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है। उस तरह अपन को देखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको किस तरह सॉल्व करना है। अब बड़ी संख्याओं के बारे में आकर्षण तथ्य, बड़ी संख्याओं के बारे में कुछ तथ्य नीचे छुपे हुए हैं। इन तथ्यों को उजागर करने के लिए गुणनफलन या भागफल का परिकलन कीजिए, मतलब ये सॉल्व करिए। एक बार जब आप गुणनफलन या भाग ज्ञात करते हैं तो संख्या को भारतीय और अमेरिकी दोनों पद्धति में पढ़िए। प्रत्येक संख्या को खोजने के बाद तथ्य के बारे में विचार और प्रश्न करिए। जैसे कि ये दंत कथाओं के अनुसार पुरंदरदास दास रचित कीर्तनों की संख्या इतनी थी, मतलब इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी, इतने क्या करे थे उन्होंने, गीत गाए थे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है। जैसे कि अगर मैं इसी का मल्टीप्लाई करूं और 380 मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले जीरो का मल्टीप्लाई सब में होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एट का होगा तो ये आ गया। अब दो का कट लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 0 0 5 7 4, यानी इतने क्या करे थे उन्होंने, अपने कीर्तन लिखे थे। नेक्स्ट क्या है, इतने सारे गीत रचने के लिए कितने वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने कीर्तन वर्ष की आयु में गीतों की रचना प्रारंभ की थी। यदि उन्होंने 4,75,000 गीतों की रचना की थी तो उन्होंने प्रतिवर्ष कितने गीतों की रचना की थी, मतलब हर एक साल कितने गीतों की रचना की होगी। अब जैसे कि ये है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सूर्य पृथ्वी के बीच दूरी लगभग 21,200 से 2100 से 70,000 किलोमीटर है। यह दूरी हर वर्ष बदलती रहती है, मतलब क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और ये चेंज क्यों होती है वो आप किस में पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे। सबसे अधिक दूरी लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। कितने, 15 करोड़ 20 लाख। अगर मैं 15 करोड़ 20 लाख को लिखना चाहूं तो 15 करोड़ 20 लाख, इतनी दूर क्या है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी है। अब अमेज़न नदी द्वारा अटलांटिक महासागर में प्रति सेकंड छोड़े जाने वाले जल की औसत मात्रा है 6,400 से 62,500 लीटर। अटलांटिक महासागर में नदी का प्रवाह इतना इतना शुद्ध है कि 160, मतलब इतना शुद्ध है कि 160 किलोमीटर तक दूरी तक शुद्ध जल पाया जाता है। मतलब साफ पानी कहाँ तक पाया जाता है, अगर बहता हुआ पानी क्या होता है, साफ होता है, तो साफ पानी कहाँ तक पाया जाता है, इतने तेज उसकी स्पीड होती है, 160 किलोमीटर तक। आगे देखते हैं। जैसा कि आपने पहले किया था वैसा ही विभाजन के विषय में रोचक, जैसे कि विभाजन के विषय में, डिवाइड के विषय में, विश्व में सबसे लंबी एकल रेल यात्रा की दूरी किलोमीटर इतनी है। ठीक है, इतनी दूरी किलोमीटर क्या है, यात्रा। जब इसको डिवाइड करोगे तो एक किलोमीटर वैल्यू निकलेगी। उतने किलोमीटर डिस्टेंस की सबसे लंबी यात्रा है। यह रेलगाड़ी रूस के मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक चलती है। इस यात्रा की कुल अवधि लगभग 7 दिन है, मतलब कितने दिन होती है, 7 दिन होती है। और भारत में सबसे लंबा ट्रैक होता है, ट्रैक कितने किलोमीटर का है, 4,219, जो
डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जिसे डिवाइड से सॉल्व किया गया है। एक और है, और वर्ष 2021 में उत्पन्न वैश्विक प्लास्टिक कचरे का भार इतना है। ठीक है, इतना टन है, मतलब इतना टन क्या है, वैश्विक प्लास्टिक का भार है। 1 ग्राम स्वस्थ मिट्टी में 10 करोड़ से 1 अरब बैक्टीरिया और 1 लाख से 10 लाख तक फंगस यानी फंगी हो सकते हैं, जो पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए सहायता कर सकते हैं। 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम में कितना होता है, 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के साथ बड़ी संख्या के तथ्य पे साझा कीजिए। अब आगे देखते हैं हमें क्या बोल रहा है। एस्तु बड़ी संख्याओं के बारे में इन सभी रोचक तथ्यों से प्रसन्न है। इसके बारे में सोचते हुए उसने एक असामान्य प्रश्न सामने रखा। क्या मुंबई की पूरी जनसंख्या 1 लाख बसों में समा सकती है? मतलब जितनी भी जनसंख्या वो 1 लाख बसों में समा सकती है क्या? तो माना कि एक बस में कितने व्यक्ति बैठते हैं, 50। तो 1 लाख बस में कितने बैठेंगे, 50 लाख। ठीक है, 50 लाख व्यक्ति बैठेंगे। पर हमने ऊपर पढ़ा था कि मुंबई की जनसंख्या इससे भी ज्यादा है, मतलब 62 लाख है। तो ये हमने कुछ तथ्य पढ़े। आवश्यक तर्क संगत कल्पना कीजिए। यदि कागज की एक शीट का भार 5 ग्राम हो, तो क्या आप 1 लाख कागज की शीटों को एक साथ उठा सकते हैं? ठीक है, जैसे कि मान लो एक शीट का भाग क्या है, 5 ग्राम। ठीक है, और फिर अगर मैं 1000 शीट ले लूं या फिर मैं 500 शीट ले लूं, 500 शीट का कितना हो जाएगा, सॉरी मान लो 200 शीट ले लूं, तो 200 शीट का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी 1 केजी। ठीक है, अगर 200 में 1 केजी हो जाएगा तो 400 में कितना हो जाएगा, 2000 केजी। ऐसे 800 में 3, ऐसे तो ठीक है, इतना वजन आप नहीं उठा सकते हैं। तो ये सब क्या है, क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपको देखने हैं। अब हम आ गए इसके सारांश पे। अब सारांश पे हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। हमें लाख, करोड़, अरब, मिलियन, बिलियन जैसी बड़ी संख्याएं मिली। हमने सीखा कि इन संख्याओं को भारतीय और अमेरिकी पद्धति में लिखा जा सकता है। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, एक करोड़ में 10, 1 मिलियन में 6, 1 अरब में 9 शून्य होते हैं। हम सामान्यतः बड़ी संख्याओं को ऊपर की ओर संकेत करते हैं, मतलब बड़ी वैल्यूज को ऊपर की ओर अप्रोक्सीमेट और छोटी वैल्यू को नीचे की ओर अप्रोक्सीमेट करते हैं। बड़ी संख्याओं या राशियों की समझ प्राप्त करने के लिए हमें जांच कर सकते हैं कि उन संख्याओं या राशियों की तुलना कितनी गुना बड़ी है, मतलब किससे कंपेयर किया जा रहा है। हमने देखा कि संख्याओं को कैसे गुणन खंडित किया जाए और गुणन के सरल बनाने के लिए उन्हें पुनः समूहीकृत किया कैसे किया जाए। हमने कुछ रोचक विचारों का प्रयोग किया, जैसे क्या कोई व्यक्ति एक वर्ष में 1000 फिल्में देख सकेगा। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, इस चैप्टर में हमने नंबर्स के बारे में सीखा। इस चैप्टर में हमने बड़े बड़े नंबर्स को देखा, उनको कैसे लिखते हैं, उनके कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं। हमने अमेरिकन लैंग्वेज में जो नंबर्स को कहते हैं और इंडियन लैंग्वेज में जो कहते हैं वो अलग अलग सीखा। नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त। थैंक यू।